सोचिए, एक 23 साल का नौजवान और उसके विचार इतने ताकतवर कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर की नींव तक हिलाकर रख दी। ये कहानी है उसी नौजवान की। शहीद आजम भगत सिंह ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नाम प्रतीक है क्रांति का, विचारों का, एक कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष का और एक ऐसी शहादत का जो अमर हो गई। तो चलिए आज उनकी इसी असाधारण कहानी को और करीब से जानते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। भगत सिंह के लिए वो चिंगारी बहुत ही कम उम्र में सुलग उठी थी। बात है साल 1919 की और जगह थी जलियांवाला बाग। वो भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला दिन था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर, बच्चों और औरतों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस घटना ने ना आजादी की लड़ाई की आग को और तेज कर दिया। और उसी तबाही के मंजर के बीच सोचिए, सिर्फ 13 साल का एक लड़का था, भगत सिंह। वो उस खून से सनी जमीन पर गए, झुके और वहां की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खामोश संकल्प ले रहे हों। और ठीक उसी पल उस छोटे से लड़के ने अपने मन में एक कसम खाई कि मैं इस अन्याय का बदला जरूर लूंगा। बस यहीं से एक आम से लड़के के एक असाधारण क्रांतिकारी बनने का वो सफर शुरू हो गया। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, सिर्फ 23 साल की, लेकिन इसका हर एक पल एक बड़े मकसद के नाम था। देखिए, 1907 में एक क्रांतिकारी परिवार में जन्म हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग की वो कसम। 1928 में लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने का प्रण। 1929 में असेंबली में धमाके के साथ अपना संदेश देना। और फिर 1931 में सिर्फ 23 साल की उम्र में हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे देना। पर क्या भगत सिंह की क्रांति सिर्फ बॉम्ब और पिस्तौल तक ही सीमित थी? बिल्कुल नहीं। उनका जो असली हथियार था ना, वो था उनका दिमाग, उनके विचार, उनकी सोच, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को असल में चुनौती दी। असल में वो एक रेवोल्यूशनरी होने के साथ साथ एक बहुत गहरे विचारक भी थे। वो कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूसो, इन जैसे बड़े बड़े थिंकर्स को पढ़ते थे, उन्हें समझते थे। उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, नहीं, वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां किसी का शोषण ना हो, सब बराबर हों। और ये बात उनके ही शब्दों में कितनी खूबसूरती से सामने आती है। वो खुद कहते थे कि क्रांति बम और पिस्तौल से पैदा नहीं होती, क्रांति विचारों से पैदा होती है। ये एक लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी को बयां कर देती है। अब भगत सिंह ने अपने इन विचारों को सिर्फ किताबों तक ही नहीं रखा, उन्होंने इन्हें एक्शन में बदला। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उनका हर एक्शन सिर्फ बदला लेना नहीं था, वो एक सोचा समझा संदेश था। साल था 1928। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और लाला लाजपत राय शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेजों ने उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। ये घटना भगत सिंह और उनके साथियों के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गई। और इसी के बाद हुआ 1929 का वो मशहूर असेंबली बॉम्ब कांड। पर यह कोई हमला नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। देखिए, पूरी स्ट्रैटेजी कितनी साफ थी। पहला, ऐसे बम फेंको जिससे किसी को चोट ना लगे, बस एक जोरदार धमाका हो। दूसरा, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाओ। तीसरा, पर्चे फेंको जिनमें लिखा हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, भागना नहीं है, जानबूझकर गिरफ्तारी देनी है, ताकि अदालत एक स्टेज बन जाए और उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। मकसद किसी को मारना था ही नहीं, मकसद था उस सोए हुए बहरे साम्राज्य को जगाना। अब जेल की दीवारों के अंदर उनका संघर्ष एक नए लेवल पर पहुंच गया। ये उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी और शायद सबसे बड़ी भी, जिसे उन्होंने अपनी जिद और हौसले से लड़ा। जेल के अंदर भी वो चुप नहीं बैठे। भारतीय कैदियों के साथ जो बुरा बर्ताव होता था, उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 63 दिन की भूख हड़ताल। सोचिए, उनका शरीर टूट रहा था, पर उनका हौसला वो और भी मजबूत हो रहा था। फिर जब मुकदमा शुरू हुआ तो कोर्ट में दो अलग अलग मकसद टकरा रहे थे। एक तरफ अंग्रेजों का गोल था भगत सिंह की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना, और दूसरी तरफ भगत सिंह का गोल था उसी कोर्ट को अपना मंच बनाकर अपनी आवाज को और बुलंद करना। और फिर वो दिन आ ही गया, 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों दोस्त
एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ गए। उनके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, सिर्फ देश के लिए कुछ कर गुजरने का गर्व था। कहते हैं कि फांसी पर ले जाने से ठीक पहले भगत सिंह लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे। जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने बस इतना कहा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये दिखाता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक एक विचारक थे, एक रेवोल्यूशनरी थे। तो क्या उनकी शहादत एक अंत थी? नहीं, वो तो एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो आज भी इतने सालों बाद भी जिंदा है। ब्रिटिश सरकार उनके जाने के बाद भी उनसे इतना डरती थी। लोगों का गुस्सा भड़क न जाए, इस डर से उन्होंने रात के अंधेरे में चुपचाप उन तीनों शहीदों का अंतिम संस्कार कर दिया। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि भगत सिंह का प्रभाव कितना गहरा था। लेकिन अंग्रेज शायद एक बात भूल गए थे, आप शरीर को जला सकते हैं पर विचारों को नहीं जला सकते। भगत सिंह के विचारों को मिटाने की उनकी हर कोशिश पूरी तरह नाकाम हो गई। बल्कि हुआ इसका उल्टा। उनकी शहादत ने देश भर के नौजवानों के दिलों में क्रांति की एक ऐसी आग जला दी जिसे फिर कोई बुझा नहीं पाया। उनकी मौत कोई अंत नहीं थी, वो आजादी की लड़ाई की एक नई और ज्यादा ताकतवर शुरुआत थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आज की पीढ़ी, हम सब उस आजादी का क्या कर रहे हैं जिसके लिए भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।